हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में एक और नए चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली चार्ट को कैसे एनालिसिस किया जाता है, जिसकी मदद से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकें विथ रीज़न के साथ। देन आफ्टर कहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेड बन सकता था, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि रीज़न के साथ कैसे एंट्री ली जाती है। देन आफ्टर एंट्री के बाद कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लान करना चाहिए, कैसे टारगेट को डिसाइड किया जाता है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करके आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे हम किस तरीके से प्राइस एक्शन का यूज़ करने वाले हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ, और कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें ज़्यादा फोकस रखना है वो भी यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, हम लाइव मार्केट में कैसे चार्ट को रीड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पे जो भी नए वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और लास्ट में इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्टली मैं आपको चार्ट के डिटेल्स शेयर कर देता हूँ कि आज हम कौन से चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करने वाले। तो यहाँ पे जो चार्ट है वो है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट, और हम 9 जून 2025 के चार्ट को यहाँ पे एनालिसिस करने वाले। तो मोस्ट ऑफ द केस यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करने वाले हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 4 मिनट टाइम फ्रेम, देन आफ्टर राइट हैंड साइड है वो है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। ओके, तो इन दोनों टाइम फ्रेम का हम यहाँ पे डिफरेंट तरीके से यूज़ करने वाले हैं। क्लियर? तो जो 30 सेकंड टाइम फ्रेम है वहाँ पे हम रिस्क को मैनेज करेंगे, रीजन के साथ एंट्री, देन आफ्टर रिस्क, दोनों को हम इस टाइम फ्रेम की मदद से क्या करेंगे, मैनेज करने वाले। ओके, देन आफ्टर टारगेट, हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी टारगेट प्लान करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी टारगेट प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि किस तरीके से ट्रेड है उसके सर्कमस्टेंसेस क्या है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे रिस्क कितना लेना चाहिए और टारगेट कहाँ पे लेना चाहिए। अगर मार्केट ज़्यादा मोमेंटम में होता है तो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हम टारगेट सेट कर सकते हैं ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ से निकाल सकें। अगर मोमेंटम कम है तो हमें 30 सेकंड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी टारगेट प्लान करके निकलना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे आपको इस ये सिंगल विंडो में मैं ओपन कर देता हूँ। फर्स्टली मैं यहाँ पे आपको थोड़ी प्राइस एक्शन के रिलेटेड थोड़ी क्लियरिटी मैं आपको दे देता हूँ ताकि ये पूरा वीडियो आपको समझने में आए। ओके, तो देखिए फर्स्टली मार्केट में क्या होता है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो फर्स्ट स्टेप होता है कि उसको एनालिसिस करना कि मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। तो जिसको भी नहीं पता वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सिंपल मार्केट 3 तरीके से ओपन होता है। फर्स्ट होता है गैप अप ओपनिंग, सेकंड होता है गैप डाउन ओपनिंग, एंड थर्ड होता है नॉर्मल ओपनिंग। ओके, तो इन 3 तरीके से मार्केट ओपन होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है वहाँ पे हमें ये शो होता है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रांगली गैप अप ओपनिंग हो चुका है। और प्लस यहाँ पे कोई अच्छी सी न्यूज़ आती है जो कि पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो उसके बिहाफ में भी यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है। ओके, चलिए देन आफ्टर हमें यहाँ पे चेक करना है कि ट्रेंड कौन सा है। तो देखिए मार्केट में सिंपल 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। तो यहाँ पे मैटर क्या है कि यहाँ पे मैटर ये है कि रीजन के साथ हमें अप ट्रेंड को, डाउन ट्रेंड को या तो फिर साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा। तो वहाँ पे प्राइस एक्शन का यूज़ होगा। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक जेन्यून अप ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड ही है या तो फिर साइडवेज ट्रेंड ही है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, सपोज कि यहाँ से कोई भी ट्रेंड स्टार्ट होने वाला था, तो समझिए कि अगर ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता है तो यहाँ से मार्केट एक हाई लगाता है, देन आफ्टर मार्केट इसके बाद एक लो लगाता है। ओके, ये लो क्या होता है, ये एक रिट्रेसमेंट होता है जहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर थोड़ा सा गिरता है, लेकिन जहाँ से स्टार्ट हुआ था उस पॉइंट के नीचे मार्केट नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या है
कि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया और वहाँ से बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए और इसकी मदद से मार्केट दोबारा से ऊपर की ओर मूव करता है और फिर ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर मार्केट निकल जाता है। तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं? इस पैटर्न को कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड किस तरीके से काम करता है तो मैं यहाँ पे पाथ टूल की मदद से आपको समझाता हूँ। ये था स्टार्टिंग पॉइंट, फिर मार्केट एक हाई लगाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट गिरता है और जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर निकलता है और इस तरीके से हायर हाई और हायर लो के फॉर्म में अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हायर पॉइंट था और फिर यहाँ पे जो लोअर पॉइंट था और प्रीवियस जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और रिट्रेसमेंट पॉइंट मिलता है तो वहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं। इसकी मदद से हमें पता चलेगा कि प्राइस जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक अंदाजा मिल जाएगा कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव कर रहा है और जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक अप ट्रेंड कंटिन्यू है और जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर जाएगा तो इसका मीनिंग क्या है कि अप ट्रेंड वहाँ पे खत्म हो चुका है और फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ओके, या तो फिर कोई साइडवेज ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से अप ट्रेंड हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्म में यहाँ पे कंटिन्यू करता है, इसको कहते हैं अप ट्रेंड। क्लियर? अब आपको पता चल गया कि अप ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि डाउन ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो समझिए कि यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर मार्केट यहाँ से गिरता है। क्लियर? फिर मार्केट किसी एक लेवल पे दोबारा से रिट्रेसमेंट लेता है। चलिए, लेकिन इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो ये डाउन ट्रेंड नहीं कहलाएगा। ओके, फिर मार्केट देखिए इस लो के नीचे दोबारा से एक लो लगाता है, फिर अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेता है। क्लियर? तो इस तरीके से लोअर लो एंड लोअर हाई के फॉर्म में मार्केट क्या करता है? गिरता है। क्लियर? तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं? डाउन ट्रेंड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सपोज कि देखिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था देन आफ्टर ये रिट्रेसमेंट पॉइंट था, अगर उन दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हम यूज कैसे करने वाले हैं? तो देखिए जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ओके, और जब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ पे कोई नया ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से लोअर लो एंड लोअर हाई के फॉर्म में यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर गिरता है, उसको क्या कहते हैं? डाउन ट्रेंड। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। तो देखिए साइडवेज ट्रेंड सिंपली यहाँ पे होता है कि एक अपर लेवल होता है और एक बॉटम लेवल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके कंफर्मेशन के साथ बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर सपोज कि समझिए कि यहाँ से कोई मार्केट शुरू होने वाला था तो वो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू होता है, फिर वो किसी एक लेवल पे एक रिजेक्शन लेता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने बायर्स थे उससे ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स हो गए, इसी वजह से ये जो अप ट्रेंड था उसको डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो फिर मार्केट यहाँ से गिरता है, ये था फर्स्ट टाइम। ओके, फिर मार्केट यहाँ से गिरता है, गिरते गिरते मार्केट दोबारा से यहाँ पे एक सपोर्ट बनाता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था यहाँ पे जो सेलर्स थे उससे ज़्यादा यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए, इसी वजह से अब दोबारा से ट्रेंड कन्वर्ट हो गया और फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ओके, और ये भी एक फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट बनाया। ओके, फिर मार्केट देखिए अपर साइड जाता है और फिर अगर सेकंड टाइम मार्केट दोबारा से यहाँ पे गिरता है, मतलब कि ये जो अप ट्रेंड था फिर दोबारा से यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं सेकंड टाइम और फिर दोबारा से अगर ट्रेंड कन्वर्ट हो जाता है अप ट्रेंड का यहाँ पे डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स एक्टिव है। तो ये क्या है? ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। किस तरीके का काम करेगा? रेजिस्टेंस का, जहाँ पे प्राइस जैसे ही टच होगा फिर मार्केट यहाँ से उसको नीचे की ओर गिराएगा। ओके, तो इस तरीके से अपर साइड रेजिस्टेंस और यहाँ से मार्केट गिर रहा था और फिर इस वाले लेवल पे दोबारा से जैसे ही मार्केट टच करता है तो फिर बायर्स अगेन एक्टिव हो जाते हैं
तो फिर यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। तो ये क्या हो गया, एक सेकंड टाइम यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। तो देखिए फर्स्ट टाइम अपर साइड यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए और सेकंड टाइम यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम करेगा। ओके, तो इस तरीके से अगर किसी एक लेवल पे मार्केट दो बार, मतलब कि अगर दो बार अपर साइड या तो फिर दो बार लोअर साइड रिस्पांस देता है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट रेंज में है और इन दोनों लेवल के बीच में मार्केट घूम रही है। अगर मैं इसको आपको एक नंबर की तरह समझाऊं तो समझिए कि एक 20 नंबर है और एक 10 नंबर है। क्लियर, किसी स्टॉक्स का प्राइस अभी 10 पे है, ऐसा आप एज्यूम कीजिए, और अपर साइड 20 पे है। क्लियर, तो यहाँ पे वो 20 पे दो बार रेजिस्टेंस ले चुका था और 10 नंबर पर वो दो बार सपोर्ट ले चुका था। इसका मतलब कि कोई भी स्टॉक्स 10 और 20 के बीच में यहाँ पे वो रेंज में चल रहा है। तो इस तरीके से हम साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको यहाँ पे ट्रेंड को अच्छी तरीके से कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है वो आपको अब पता चल गया होगा। क्लियर, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न पे कैसे हमें फोकस करना है। तो देखिए हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सिलेक्टिव कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही फोकस करना चाहिए ताकि हम अच्छी तरीके से स्कैल्पिंग कर सके। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के लिए दोनों के लिए मैं यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताने वाला हूँ। तो अप ट्रेंड के लिए हमें यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ड्रैगन फ्लाई दोजी। क्लियर, इन दोनों कैंडल्स में हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन दोजी, इन दोनों कैंडल्स पे हमें यहाँ पे फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल्स है अप ट्रेंड में, उसकी आप शैडोज को देखिए। तो इसकी जो शैडो है उसमें हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे हमें बाइंग प्रेशर शो हो रहा है। और यहाँ पे डाउन ट्रेंड की जो शैडो है उस पर हमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर शो हो रहा है। इसका मतलब कि सेलिंग प्रेशर इतना है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। ओके, और यहाँ पर भी बाइंग प्रेशर इतना है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसका लोकेशन है, सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमें एक लोकेशन भी इम्पोर्टेंट कंफर्म करना होगा कि अगर ये अप ट्रेंड है, समझिए कि एक अप ट्रेंड है। क्लियर, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न इसी ट्रेंड लाइन पे बनती है तो ही वो काम की है, अदरवाइज वो काम की नहीं है। अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनती है ट्रेंड लाइन के डिस्टेंस में तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। क्लियर, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में अगर वो ट्रेंड लाइन पर ही कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो ही वो हमारे काम की है। ओके, तो इसी कैंडलस्टिक के बाद हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक पीपीएफ मॉडल तो वो क्या होता है। तो देखिए एक व्यूअर्स ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप पीपीएफ मॉडल को एज ए कैंडल डिजाइन करके आप समझाए ताकि बेटर तरीके से समझ सके। ओके, तो यहाँ पे मैं उन्हीं की बात को कंसिडर करते हुए यहाँ पे मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बना के मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो देखिए समझिए कि एक 3 कैंडल्स का एक ग्रुप है। तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड कैंडल है वो यहाँ पे आप एज्यूम कीजिए कि ये क्या है, ये एक लाइव कैंडल है जो क्लोज नहीं हुई है। क्लियर, ये कैंडल क्या क्लोज नहीं हुई है, लेकिन ये दोनों कैंडल क्लोज हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे आपको कैंडल को समझना जरूरी है कि कैंडल्स में हाई कहाँ पे होता है, लो कहाँ पे होता है, ओपन कहाँ पे होता है, क्लोज कहाँ पे होता है। ओके, तो समझिए कि ये कैंडल्स का क्या था, यहाँ पे एक हायर पॉइंट था। क्लियर, कौन सी कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल मतलब कि एक पास्ट कैंडल, ये क्या थी, ये एक पास्ट कैंडल थी। ओके, और ये जो मिडल वाली कैंडल है वो क्या है, वो एक प्रेजेंट कैंडल है। ओके, और ये कौन सी कैंडल है, ये फ्यूचर कैंडल है, मतलब ये फ्यूचर में क्लोज होगी, अभी ये क्लोज नहीं हुई है, ऐसा आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए। ओके, तो ये पास्ट कैंडल है, अगर इसके हाई के ऊपर अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। ये एक पुलिस ट्रेंड का हमें कंफर्मेशन मिल रहा है। ओके, तो अगेन इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये पीपीएफ मॉडल या तो फिर किसी ट्रेंड लाइन को टच करते हुए बनना चाहिए या तो फिर किसी लेवल को टच करते हुए बनना चाहिए।
तो ही हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आता है बियरिश पीपीएफ मॉडल। दो पीपीएफ मॉडल होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड के लिए और एक होता है डाउन ट्रेंड के लिए। ओके, तो जो अप ट्रेंड में था उसी का ऑपोजिट होता है डाउन ट्रेंड में। लेकिन यहाँ पे सिंपल क्या यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ पे जो पास्ट कैंडल है, यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल थी उसके हाई के ऊपर ये थर्ड कैंडल क्लोज कर रही थी ना, ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई था उसके ऊपर ये थर्ड कैंडल क्लोज कर रही थी ना, उसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ये थर्ड कैंडल क्या करती है, क्लोज करती है। क्लियर, कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे चार्ट पे तो आपको ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। क्लियर, तो चलिए अब आते हैं दोबारा से हम चार्ट पे। तो चार्ट पे मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे इंडिकेटर का भी यूज करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करने वाला हूँ, जिसकी मदद से मैं इस चार्ट को एनालिसिस करूंगा। ओके, तो यहाँ पे हम जो इंडिकेटर का यूज करेंगे की मदद से हमारी हेल्प क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, सेकंड उसका सेकेंडरी कंफर्मेशन हम ईएमए से करेंगे, जिसकी मदद से हमें हिस्टोरिकल डेटा को कम एनालिसिस करना पड़े। ओके, तो ये जो ईएमए है वो मुझे क्या बताता है, तो वो मुझे यहाँ पे बताता है कि प्राइस का मोमेंटम कैसा चल रहा है, वही मुझे यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है। और सेकंड कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है वो मुझे एक आइडिया दे रहा है, और उसको हम प्राइस एक्शन से क्रॉस चेक करने वाले। क्लियर, तो यहाँ पे जो ईएमए यूज कर रहा हूँ वो है 9 नंबर का ईएमए, और जो ईएमए का नंबर होता है वो हमें क्या शो करता है, तो देखिए यहाँ पे जो 9 नंबर का ईएमए है वो मुझे यहाँ पे शो करता है कि लेटेस्ट जो 1 से लेके 9 नंबर की जो कैंडल्स है, क्लियर, उसका यहाँ पे मुझे एक एवरेज शो करता है। तो एवरेज किस तरीके से शो करता है, तो वो एक लाइन के फॉर्म में मुझे एक एवरेज शो करता है। ओके, तो इससे मुझे यहाँ पे पता चलता है, तो देखिए कि यहाँ पे ये लाइन अप साइड जा रही है, तो फर्स्ट मेरे माइंड में क्लिक आएगा कि ये एक अप ट्रेंड का साइन है। क्लियर, और यहाँ पर मैं एक प्राइस एक्शन का भी कंफर्मेशन लूंगा कि प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया, फिर अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर अगेन इसके हाई के ऊपर निकला। तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को भी क्रॉस चेक करेंगे और फिर हम उसके साथ पैरेलल ईएमए को भी क्रॉस चेक करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे मैं किस तरीके से ईएमए को हमें रीड करना है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से। तो देखिए अगर ईएमए लाइन किसी कैंडल्स को यहाँ पे कट कर रही है, ओके, समझिए कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड और फिर यहाँ पे कोई कैंडल ईएमए लाइन के ऊपर क्लोज कर रही है। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड है और फिर अगेन कोई कैंडल्स ईएमए लाइन के नीचे क्लोज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एक डाउन ट्रेंड है। क्लियर, अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें सिंपल तरीके से ईएमए लाइन को यहाँ पे रीड करना है। ओके, तो मैं आगे आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि किस कंडीशन में क्या क्या अलग अलग तरीके से सिग्नल को हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या शो हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो। तो इसका मतलब कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव है और सेलर्स यहाँ पे कमज़ोर है। क्लियर, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ किस साइड है, तो स्ट्रेंथ है बायर्स के साथ। ओके, तो देखिए मार्केट जैसे ही ओपन हुआ था उसके बाद फर्स्ट कैंडल कौन सी बन रही है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल बन रही है वो है बियरिश कैंडल और वो यहाँ पे बिग बार कैंडल बन रही है। क्यों बन रही है, आप थोड़ा साइकोलॉजी को समझिए कि यहाँ पे प्रीवियस मार्केट कहाँ पे था, तो देखिए प्रीवियस मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे दिया था। क्लियर, तो यहाँ पे सब लोगों ने क्या पोजीशंस को स्क्वायर अप किया होगा, ऑप्शंस को बाय करके क्या उन्होंने सेल कर दिया होगा। क्लियर, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू किया होगा नेक्स्ट डे के लिए। तो अगर जिन्होंने भी यहाँ पे कॉल बाय किया होगा तो वो कहाँ पे क्लोज करेंगे, जैसे ही यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई तो फिर वो यहाँ पे क्लोज करेंगे। इसका मतलब कि उनका यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। समझिए उनका क्या चल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। इसी वजह से यहाँ पे मार्केट थोड़ा गिर रहा है। देखिए जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई फिर मार्केट यहाँ पे गिरा। क्यों गिरा, क्योंकि लोगों ने अपना यहाँ पे
माल निकालना शुरू कर दिया। जिनका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करते हुए यहाँ से मार्केट से वो निकल गए। इसी वजह से यहाँ पे मार्केट गिर रहा था। ओके, फिर गिरने के बाद देखिए मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, तो मार्केट ईएमए लाइन को टच कर रहा है। देखिए ये वाली जो कैंडल है वो हमें यहाँ पे ईएमए लाइन को टच करते हुए दिख रही है। तो इसका मतलब कि प्राइस ईएमए लाइन पे सपोर्ट बना रहा है। ओके, तो एक कैंडल कौन सी है आप यहाँ पे रीड कीजिए। तो एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो वो कहाँ पे बन रही है, तो कि वो यहाँ पे ईएमए लाइन पे बन रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो गैप अप ओपनिंग हुई थी तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि बायर्स ज़्यादा एक्टिव है और फिर प्राइस इसी ईएमए लाइन पे एक सपोर्ट बनाता है और वो भी यहाँ पे कैंडल बनाती है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसका मीनिंग क्या है कि अभी भी यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव है और अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो चलिए उस केस में हमें क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा मार्केट को वेट करना है कि मार्केट को प्रॉपर तरीके से एक डायरेक्शन लेने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा कि थोड़ी देर मार्केट को स्टेबल होने दो, क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है, इसी वजह से मार्केट डायरेक्शन लेने में थोड़ा वक्त लगाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं पाथ टूल का यूज करता हूँ तो मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है, फिर यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर मार्केट दोबारा से यहाँ पे एक लो लगा रहा है देखिए, और फिर इस हाई के ऊपर दोबारा से एक हाई लगा रहा है। तो हमारी जो कंडीशंस थी उसको क्या फिल कर रहा है, द आंसर इज यस। तो देखिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम काउंट करते हैं तो ये इसका हायर पॉइंट है और फिर इसका ये सपोर्ट पॉइंट है, मतलब कि ये रिट्रेसमेंट पॉइंट है। तो हमें सिंपली इन्हीं दोनों पॉइंट्स को क्या करना था, कनेक्ट करना था, ताकि हम क्या कर सके, एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर सके। तो देखिए यहाँ पे मैं स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि हमें अच्छी तरीके से पता चले कि प्राइस क्या इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे मैं इस ट्रेंड लाइन की थिकनेस थोड़ी हाई कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको समझ सकें। तो देखिए यहाँ पे अब मैं इस पाथ टूल को निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो कैंडल्स बनी है वो कौन सी कैंडल्स बनी है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब ईएमए पे सपोर्ट लिया तो एक हैमर कैंडल यहाँ पे बनी। चलिए फिर मार्केट जहाँ से रिट्रेसमेंट लिया तो उस टाइम पर भी यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी, तो क्या हैमर कैंडल बनी। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, तो ये हमें एक अप ट्रेंड का सिग्नल शो कर रहा है। तो देखिए इसके बाद मार्केट देखिए अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू किया था। तो हमने कंफर्मेशन कहाँ पे ले लिया था कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे हमें इसके हाई के ऊपर मार्केट जैसे ही निकल गया तो वहां पे हमने इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लिया। ओके, फिर मार्केट देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। तो अब हमें क्या करना है, 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन कर देना है। तो जहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट था उसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि एक रिट्रेसमेंट पॉइंट यहाँ पे था। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट था ताकि आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सके चार्ट को। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और हाई कहाँ पे लगाया था, तो कि यहाँ पे लगाया था। ओके, और फिर इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है। चलिए क्लियर। तो अब हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ा एनालिसिस डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे इसको विजुलाइज कर रहे हैं। जो हमने 4 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट होगा, जो ट्रेंड लाइन होगी वो थोड़ी शिफ्ट होगी और जो हमने मार्क्स किया था कि स्टार्टिंग पॉइंट, रिट्रेसमेंट पॉइंट और हायर पॉइंट, वो भी थोड़ा यहाँ पे हमें शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ पे अगर हम मार्क करते हैं तो थोड़ा हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे ट्रेंड लाइन को। तो मैग्नेट टूल को मैं ऑन करूंगा और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको और फिर यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट पॉइंट था उसको, इन दोनों को मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे ये जो हायर पॉइंट था उसको भी मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा ताकि मुझे एक एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि ट्रेंड इस तरीके से कंटिन्यू कर रहा था। तो आप इस तरीके से लाइव मार्केट में भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। तो यहाँ पे मार्केट ने जो हाई लगा उसके बाद अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आ सकती थी, तो देखिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ सकती थी ट्रेंड लाइन पे। तो यहाँ पे या तो फिर हम ट्रेंड लाइन पे फोकस कर सकते थे या तो फिर हम यहाँ पे इस ईएमए लाइन को यूज कर सकते थे। तो ये ईएमए लाइन कौन सा है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो 30 सेकंड टाइम फ्रेम है उस पर मैंने किस नंबर का ईएमए यहाँ पे यूज किया है, जिसकी मदद से
30 सेकंड टाइम फ्रेम का नॉइस जो है, जो अननेसेसरी यहाँ पे जो पैटर्न्स बन रही है उसको हम यहाँ पे रिमूव कर सकें और अच्छी तरीके से चार्ट को समझ सकें। तो यहाँ पे मैं 21 का EMA यूज कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं 50 नंबर का EMA यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 50 नंबर का EMA मुझे क्या सिग्नल दे रहा है, तो 50 नंबर का EMA मुझे ट्रेंड को समझने का यहाँ पे दे रहा है सिग्नल। ओके, कि ट्रेंड कौन सा है। और ये जो 21 नंबर का EMA है वो मुझे यहाँ पे मोमेंटम शो कर रहा है कि मार्केट में स्पीड कैसी चल रही है। क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कशन स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया कहाँ पे, इस 50 नंबर के EMA पे, जो यहाँ पे ब्लैक लाइन में है, और ब्लू लाइन में जो है वो 21 नंबर का EMA है। ओके, तो यहाँ पे मार्केट मुझे क्या कर रहा है, एक सपोर्ट ले रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो क्या यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे पहले तो किस तरीके की पैटर्न बन रही है वो हमें यहाँ पे समझना जरूरी है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे जो हाई लगाया था उसके बाद यहाँ पे एक लो लगाया था। क्लियर। और फिर क्या EMA लाइन के नीचे मार्केट गया, द आंसर इज नो, बल्कि उसी पे ही यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था। ओके, तो यहाँ पे कौन सा PPF मॉडल बन रहा है, तो कि बुलिश PPF मॉडल बन रहा है। कैसे पता चला कि जो पास्ट कैंडल थी और ये अगर ये फ्यूचर कैंडल होती तो इसके ऊपर ये कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। और इसकी जो प्रेजेंट कैंडल है ये वाली कैंडल, और वो हमें यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रही है, किसको टच करते हुए, तो क्या 50 नंबर के EMA को टच करते हुए। तो क्या यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, द आंसर इज यस। इसके नेक्स्ट कैंडल मतलब कि इसके बाद इस वाली कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो को समझते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम कहाँ पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद इसके नेक्स्ट कैंडल में हम अगर एंट्री प्लान करते हैं तो फर्स्टली हमारा फोकस कहाँ पे होता, तो कि स्टॉप लॉस पे। तो यहाँ पे अगर मैंने एंट्री प्लान की है तो उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस होता सिंपल यहाँ पे इस 50 नंबर के EMA के नीचे। क्लियर, ये था फर्स्ट ऑप्शन। अगर उससे भी सेफ मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करना होता तो फिर मैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ही टच कर देता, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमें जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमने 50 नंबर का यूज़ किया था उसी को ही हम एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना रिस्क लेना पड़ता, तो कि 7.25 पॉइंट का मुझे यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क लेना पड़ता। चलिए तो अब मुझे यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी, तो देखिए सिंपली एग्जिट के लिए हमें यहाँ पे क्या फॉलो करना है, तो सिंपल हमें यहाँ पे फॉलो करना है कि 50 नंबर का EMA के नीचे अगर दो कैंडल क्लोज कर देती है तो वहां पे हमें एग्जिट प्लान कर देना है। क्लियर, अदरवाइज हम 4 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे सिंपल आपको पहले 4 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीजन के साथ 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसे लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस कैसे प्लान करना चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ कि टारगेट किस तरीके से प्लान किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे टारगेट के लिए हमें सिंपल 9 EMA को यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे ही कोई भी कैंडल 9 EMA के नीचे क्लोज करे तो एट ए टाइम हम वहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। क्लियर, एज पर इंडिकेटर। अदरवाइज हम जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता तो भी हम वहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन थे हमारे एग्जिट के लिए, और थर्ड ऑप्शन कौन सा था, तो कि 30 सेकंड टाइम फ्रेम। 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे 50 नंबर का EMA उसके नीचे अगर 30 सेकंड टाइम फ्रेम की दो कैंडल क्लोज हो जाती है तो वहां पे हम एग्जिट प्लान कर सकते थे। तो उसके अकॉर्डिंग क्लोज कहाँ पे हो रही थी, तो कि यहाँ पे देखिए दो कैंडल्स यहाँ पे क्लोज कर रही थी तो हम वहां पर भी एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे रिस्क रेशियो को समझते हैं कि मैक्सिमम मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिल सकता था। तो देखिए यहाँ पे मुझे 7.25 के रिस्क के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे 14.90 मतलब कि ऑलमोस्ट मुझे 15 पॉइंट्स यहाँ पे मिल सकते थे। क्लियर, सिंपल मुझे इतना ही रिस्क लेना था। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अगर यहाँ पे कैप्चर करता तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे 27 पॉइंट्स मिल सकते थे। क्लियर, तो इस तरीके से सक्सेसफुली हम फर्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, चलिए अब जाते हैं दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम। तो 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे आगे चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर,
तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रेंड अब खत्म हो चुका था, क्यों? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे इस केस में ब्रेकडाउन आ चुका था, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे ईएमए लाइन भी हमें सिग्नल दे रहा है कि ईएमए लाइन के नीचे ये कैंडल क्लोज करिए, मतलब कि अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन और ईएमए दोनों को हम यहाँ पे पैरेलल लेके चलने वाले हैं ताकि हम अच्छी तरीके से समझ पाए। ओके, तो देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे ही ये अप ट्रेंड खत्म हो चुका तो वहां पे हमें इसको छोड़ नहीं देना है, वहां पे हमें इसके स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पे स्विंग हाई कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे था, और स्विंग लो यहाँ पे था। कैसे पता चला? जहाँ से बायर्स ज्यादा एक्टिव हो चुके थे, जो ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था उसको क्या कहते हैं? स्विंग लो कहते हैं। और जहाँ से ट्रेंड खत्म हुआ था उसको क्या कहते हैं? स्विंग हाई कहते हैं। ठीक, तो इस केस में यहाँ पे स्विंग लो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ये था स्विंग लो और यहाँ पे था स्विंग हाई। ठीक, और यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग हुई थी उसके बाद यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था उसका भी हम यहाँ पे स्विंग हाई मार्क कर देंगे, क्योंकि ये हमें क्या शो कर रहा है सिग्नल। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। क्या मीनिंग ये है कि ये जो हमने स्विंग हाई मार्क किया वहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे, इसी वजह से तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। और फिर यहाँ पे जो स्विंग लो है वहाँ पे बायर्स अभी भी एक्टिव है, क्योंकि सभी ने तो यहाँ पे पोजीशंस को स्क्वायर अप नहीं किया होगा, कुछ लोग तो नेक्स्ट डे के लिए भी पोजीशन यहाँ पे प्लान करते हैं। ओके, तो अगेन जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा दोबारा से वो अगेन यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ पे इस स्विंग को यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। और ये वाला ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे सेलर्स अगेन यहाँ पे एक्टिव है, जैसे कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है वैसे ही यहाँ पे सेलर्स अभी भी एक्टिव है। ओके, तो इस तरीके से जैसे ही ट्रेंड खत्म हो जाए तो वहां पे हमें लाइव मार्केट में स्विंग लो और स्विंग हाई को मार्क कर देना है। सिंपल, हमें एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से गिर रहा था, गिरते हुए क्या यहाँ पे कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है? तो देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, फिर मार्केट यहाँ से गिरता है और यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है। चलिए फिर क्या इसके नीचे मार्केट गया? तो देखिए लो लगा, लेकिन इसके नीचे मार्केट नहीं गया। इसका मीनिंग कि मार्केट यहाँ पे इसी लेवल पे सपोर्ट बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट जो था वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है? द आंसर इज नो। डाउन ट्रेंड के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि प्राइस यहाँ पे स्टार्ट होती है तो फिर वो लो लगानी चाहिए, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अगेन इसके नीचे एक लो लगाना चाहिए। उसी के बाद हम यहाँ पे इसका स्टार्टिंग एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट कैप्चर करके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, ताकि हम समझ सके कि प्राइस अगर अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है तो फिर हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें इस केस में नहीं मिली। क्लियर? तो देखिए मार्केट यहाँ पे गिरता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है, फिर अगेन इसी लेवल पे सपोर्ट बनाता है। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट टाइम सपोर्ट बनाया और सेकंड टाइम सपोर्ट बनाया। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर किसी एक लेवल पे 2 बार रिस्पॉन्स देता है तो वो क्या हो जाता है? वो एक लेवल बन जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस लेवल को यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पे हमें बाइंग, मतलब कि एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे हमें शो कर रहा है। ओके, फिर मार्केट देखिए यहाँ पे एक हाई लगाता है और प्रीवियस जो रिट्रेसमेंट था उसी लेवल पे दोबारा से एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, मतलब कि यहाँ पे अगेन एक रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अपर साइड भी यहाँ पे मुझे एक लेवल मार्क कर देना चाहिए, ताकि हम यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ सके कि सेलर्स अपनी पोजीशंस को स्किप कर रहे हैं, मतलब कि जो पोजीशंस यहाँ पे थी उसके बाद पोजीशंस यहाँ पे शिफ्ट हो गई, उसके बाद पोजीशंस यहाँ पे शिफ्ट हो गई, और उसी तरह के जो बायर की पोजीशन थी वो फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गई इस वाले लेवल पे। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि प्राइस एक रेंज में जा रही है। तो देखिए अपर साइड यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट बनाया, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट बनाया, और फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअस साइडवेज रहा। तो ये हमें एडवांस में शो कर रहा है प्राइस एक्शन कि जब तक प्राइस या तो फिर इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट करना चाहिए या तो फिर यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करना चाहिए, तो ही यहाँ पे हमें कोई मोमेंटम वाला ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा हमें ट्रेंड देखने को मिला? द आंसर इज नो। देखिए प्राइस ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक डाउन किया उसके बाद अगेन यहाँ पे सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया, और फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज चलता है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला
कि यहाँ पे जो मार्केट का ये जो स्टार्टिंग फेज था वही यहाँ पे ट्रेंडिंग फेज था। उसके बाद प्राइस यहाँ पे कोई डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं दिया, तो यहाँ पे उसने उसकी पैटर्न को यहाँ पे फॉलो नहीं किया, तो उसी की वजह से हमने यहाँ पे इस स्विंग्स को मार्क कर दिया। तो इस स्विंग्स का यहाँ पे यूज कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे जो 2 टाइम्स हमने मार्क कर लिया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया, और 2 टाइम्स यहाँ पे जो सपोर्ट मार्क किया तो उसको भी हमने मार्क कर लिया। तो जब तक इसका ब्रेकआउट या इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा तब तक हम क्या नया प्लान कर सकते हैं एंट्री के लिए? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में रेंज में चली गई। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होता, अगर ये लाइव मार्केट होता तो मैं यहाँ पे पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकता था कि मार्केट ने जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लिया था तो ये लेवल इसके नियर बाय है। तो अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसका भी ब्रेकडाउन करना नेसेसरी हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता है तो फिर दोबारा से एक रेंज में मार्केट निकलता है और फिर यहाँ पे दूसरी रेंज में मार्केट फंस जाएगा। और फिर यहाँ पे ऐसा ही हुआ, देखिए एक रेंज में मार्केट घूम रहा था और जैसे ही वो निकला फिर यहाँ पे दूसरी रेंज में फंस गया और फाइनली मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके, तो आज के चार्ट एनालिसिस एपिसोड में हमने डिस्कशन किया कि कैसे हमें चार्ट को रीड करना चाहिए। तो फर्स्टली हमने यहाँ पे बताया कि कैसे हमें ओपनिंग को यहाँ पे देखना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से ओपन हो रहा है, वो हमें यहाँ पे क्रॉस चेक करना चाहिए। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, और कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें फोकस करना चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। और प्राइस एक्शन एंड ईएमए दोनों को हमें कैसे पैरेलल लेके चलना है ताकि हम अच्छी तरीके से चार्ट को एनालिसिस कर सके। और उसके लिए हमने यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम और 30 सेकंड टाइम फ्रेम दोनों का हमने यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम और 4 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे हमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड किया जाता है वो भी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको बताया। तो इसका मतलब कि कैसे रिस्क को मैनेज करना चाहिए वो भी हमने आज के इस एपिसोड में डिस्कशन किया, और एंट्री लेने के बाद कहाँ पे हमें रिवर्ड को प्लान करना चाहिए वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया। ओके, और लास्ट में हमने ये भी देखा कि कैसे रेंज मार्केट को पहले से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे ट्रेंडिंग मार्केट को हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो चले इसी के साथ आज के इस चार्ट एनालिसिस एपिसोड को हम यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नए चार्ट एनालिसिस एपिसोड में। जाने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।